हेलो एवरीवन, आज मैं कृषि अभियंत्रण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। जैसे इसको पॉइंट वाइज मेंशन कर रहे हैं। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खानों से प्राप्त अशुद्ध लोहे को लौह अयस्क या आयरन ओर कहते हैं। लौह अयस्क को कोयले की भट्टी में चूने के पत्थर के साथ गलाकर शुद्ध करते हैं और इस प्रकार जो लोहा प्राप्त होता है उसे कच्चा लोहा या राट आयरन कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर लोहा मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। जैसे पहला ढलवां लोहा, दूसरा आघातवर्ध लोहा, तीसरा पिटवा लोहा, चौथा इस्पात। अब इसमें बोर्ड में पूछा जाता है ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा 2.2 से 4.3% और इसमें सिलिकॉन 1 से 3.5% होता है। कार्बन वाला ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त फास्फोरस, गंधक, मैग्नीज की भी थोड़ी मात्रा उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट, श्वेत ढलवा लोहा, धूसर ढलवा लोहा और दुर्सिटी ढलवा, ये 3 प्रकार के ढलवा लोहा होते हैं। पिटवा लोहा जंजीर, बोल्ट, नट, छड़े आदि बनाने में प्रयोग होता है, लेकिन चूँकि ये कास्टली होता है और जैसे नट बोल्ट अब मृद इस्पात से बना, माइल्ड स्टील से आजकल बनाया जा रहा है। अगर क्वेश्चन में नट बोल्ट किससे बनता है ये पूछा जाता है तो वहाँ पे आप मृद इस्पात लिखेंगे। पिटवा लोहे में कार्बन ये पूछा जाता है एग्जाम में 0.05 से 0.1%, कई बार पूछा गया है। इस्पात की कठोरता मुख्यतः उसमें उपस्थित कार्बन की प्रतिशत मात्रा पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त मैग्नीज, फास्फोरस और गंधक का भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, उच्च कार्बन युक्त इस्पात, जैसे हाई कार्बन स्टील से छेनी में 0.7%, डाई में 0.8%, आरी जो होता है लोहा काटने वाली आरी उसमें 0.9%, ड्रिल में 1% कार्बन होता है। मृत केंद्र इस्पात में 3 तह होती है। सॉफ्ट सेंटर स्टील में 3 तह होती है। बीच की तह मृद इस्पात की बनी होती है, इसके दोनों तरफ पक्के इस्पात की तहें होती हैं। मृद केंद्र इस्पात का प्रयोग प्लाऊ बॉटम यानी हलतल बनाने में ज़्यादा किया जाता है। जब क्रोम निकिल इस्पात में 16 से 19% क्रोमियम, 5 से 10% निकिल और 15% से कम कार्बन होता है तो उसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। अगला है जस्ता पर जलवायु का प्रभाव न होने के कारण इसका मुख्य उपयोग लोहे की बनी सपाट नालीदार चादरों पर पॉलिश करने में किया जाता है। टिन जो होता है एक सफ़ेद या हल्के स्लेटी रंग की धातु है जिसका घनत्व 7.3 होता है और मेल्टिंग पॉइंट इसका 232 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ज़्यादा पूछा जाता है। इसका प्रयोग सोल्डर बनाने में अधिक किया जाता है। नेक्स्ट है टिन की पतली परत इस्पात चादरों पर चढ़ाकर उसको रस्ट रेजिस्टेंट यानी मूर्छावरोधी बनाते हैं और इस पे जो है कार्बनिक अम्लों का प्रभाव नहीं होता है। इस प्रकार इसमें खाने पीने का जैसे अचार वगैरह या अन्य प्रोसेस्ड आइटम को मटेरियल को रखा जाता है। हल की परिभाषा कभी कभी पूछता है। हल वह यंत्र है जो बीज बोने से पहले खेत की तैयारी में मिट्टी को खोदने, पलटने, चीरने तथा भुरभुरी करने का कार्य करता है। फार, दावरोधी, मिट्टी पलट और हलमूल ये हलतल के 4, यहाँ तल होना चाहिए, हलतल के 4 मुख्य भाग होते हैं। हल के फार जो है 5 प्रकार के होते हैं। स्लिप फार, सिन फार, सीधा फार, स्लिप नोज फार या छड़ फार। स्लिप नोज फार केवल पंजाब हल में ये प्रयोग होता है, इसको आप लोग
मेंशन करिए। पंजाब हल में स्लिप नोज फार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है फार की। अभी कभी कभी पूछता था भार सहबिंदु क्या है। फार की नोक, फार की पंख तथा दावरोधी का तल, इन 3 बिंदुओं पर पूरे हल का बोझ या भार टिका रहता है। इसी को पॉइंट ऑफ बेयरिंग या भार सहबिंदु कहते हैं। हल का आकार या परिमाण अगर पूछा जाता है तो फार के पंख से दावरोधी तक की लंबवत दूरी को हल का परिमाण या साइज ऑफ प्लाऊ कहते हैं। या इसकी एक दूसरी परिभाषा है, कोई मिट्टी पलट हल जितनी चौड़ी कूड़ काटता है उसे हल का आकार कहते हैं। नेक्स्ट, वह मिट्टी जो फार और मिट्टी पलट द्वारा काटी जाती है, उठाई और पलटी जाती है, इसे फरो सॉयल या कूण मिट्टी कहते हैं। मिट्टी पलट हल द्वारा खेत जोतते समय जो अंतिम कूण बनता है उसे खुला कूण कहते हैं। ये जो है बाहर से भीतर की जुताई करने पर बनता है। जब भीतर से बाहर की ओर जुताई किया जाता है तो 2 ओर की कूण की मिट्टी एक साथ पड़ी होती है, जिसके कारण खेत के बीच में एक मेड़ जैसी रचना बन जाती है, जिसे पृष्ठ कूण कहते हैं। और खुला कूण को मृत कूण भी कहते हैं। मृत कूण। नेक्स्ट, फार की नोक दावरोधी की पेंदी की अपेक्षा नीचे की ओर अर्थात भूमि के लंबवत उसका जो झुकाव होता है उसे वर्टिकल सेक्शन या खड़ा झुकाव कहते हैं। खड़ा झुकाव 0.3 से 0.48 सेंटीमीटर तक हो सकता है। फार की नोक दावरोधी की सीध में ना होकर बाहर की ओर झुकी रहती है और इस झुकाव को क्षैतिज झुकाव या हॉरिजॉन्टल सेक्शन कहते हैं। यह प्रायः 0.48 सेंटीमीटर तक होता है। नेक्स्ट, मैकार्मिक कल्टीवेटर में चौड़ाई को नियंत्रित करने के लिए लीवर का प्रयोग होता है। वह कल्टीवेटर एक ऐसा कल्टीवेटर है जिसकी सहायता से बीज की बुआई की जा सकती है। बैल चालित हैरों में 6 या 8 डिस्क होते हैं। ना बजाओ। 2 धुरों पर फिट रहती हैं। तवों, इसमें तत्व दिए हैं, यहाँ तव होना चाहिए। तवों का कोण घटा बढ़ाकर यंत्र की गहराई नियंत्रित की जाती है। 5 से 10 सेंटीमीटर गहरा कार्य करता है और 10 घंटे में इसकी कार्य क्षमता 1.2 से 1.6 हेक्टेयर तक है। कीटनाशक तथा कवकनाशक दवाओं का छिड़काव करने के लिए होलो कोन टाइप या सॉलिड कोन टाइप नाजल का प्रयोग किया जाता है। खरपतवार नाशी रसायनों यानी वीडीसाइड या हर्बिसाइड का प्रयोग करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्लैट फैन टाइप नोजल का प्रयोग किया जाता है। अगर खरपतवार का पूछेगा तो फ्लैट फैन टाइप नोजल उसमें लगेगा। और इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड के लिए होलो कोन टाइप या सॉलिड कोन टाइप। जिस यंत्र का प्रयोग डस्ट, जो धूल होता है, उसके बुरकाव करने के लिए किया जाता है उसे डस्टर कहते हैं। जिस यंत्र की सहायता से बीज तथा उर्वरक कुंड में एक निश्चित गहराई पर डाले जाते हैं उसे सीड कम फर्टी ड्रिल मशीन या सीड ड्रिल मशीन कहते हैं। एक बीज से दूसरे बीज के एक समान दूरी पर बोने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे प्लांटर कहते हैं। कभी कभी जीरो टिलेज मशीन पूछता है, ये क्या है? जीरो टिलेज मशीन जीरो टिलेज के माध्यम से विलंब की दशा में धान के खेत में अतिरिक्त तैयारी किए बिना ही गेहूं के बीज की बुआई की जा सकती है। रोटावेटर की सहायता से खेत की जुताई बुआई के लिए तैयारी, समतलीकरण आदि कार्यों को कम समय में किया जा सकता है। सीड ड्रिल का परीक्षण करके बीज दर को ज्ञात करना सीड ड्रिल कैलिब्रेशन कहलाता है। मशीन या यंत्र को खरीदने के बाद निरंतर प्रयोग करने से उसके मूल्य में जो ह्रास होता है उसे डिप्रिसिएशन या अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन प्रतिवर्ष बराबर P- S/L
चिकनाई यानी ग्रीजिंग पर होने वाला व्यय प्रायः प्रारंभिक मूल्य का 0.5% लगाया जाता है। आलपेट एक पूछता है कि आलपेट थ्रेसर क्या है। आलपेट थ्रेसर का प्रयोग रबी की फसलों की मढ़ाई के लिए किया जाता है। इसमें 20 दांतेदार तवे 3 धुरों पर 767 आगे 7 धुरे, बीच में 6 धुरे, फिर पीछे 7 धुरे, कुल 20 होते हैं। ये भी पूछा जाता है अक्सर। थ्रेसर से टूटे हुए दानों का बाहर आने का प्रमुख कारण है सिलेंडर की चाल अधिक होना तथा सिलेंडर और कॉनकेव के बीच रिक्त स्थान का कम होना। रेसिप्रोकेटिंग मोटर का प्रयोग अनाज वाली फसलों के काटने में किया जाता है, जिसे रीपर भी कहते हैं। नेक्स्ट, कटर बार की लंबाई को मोटर का आकार कहते हैं। अगर मोटर का आकार पूछा, कटर बार की लंबाई दोनों बराबर होते हैं। पश्चालित मोटर का आकार, कटर बार की लंबाई को यहाँ मोटर के बजाय मोवर होना चाहिए, मोवर। ये भी फसल कटाई का यंत्र है। मोवर का साइज पूछा, मतलब कटर बार जितना लंबा होगा वही मोवर का साइज होगा। पश्चालित मोवर का आकार 4 फीट से 5 फीट तक होता है। किस यंत्रों का खिंचाव मापने के लिए डायनमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यंत्रों को खींचने में जो शक्ति लगाई जाती है उसे यंत्र का खिंचाव कहते हैं। नेक्स्ट, किसी हल को खींचने में लगे समस्त खिंचाव का 18% हल का भार खींचने में, 48% कूण काटने में और 34% कूण मिट्टी को पलटने में खर्च होता है। इकाई खिंचाव या प्रति वर्ग सेंटीमीटर खिंचाव बराबर संपूर्ण खिंचाव किलोग्राम में बटे कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में। टीडी या संपूर्ण खिंचाव बराबर कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में गुणे मृदा प्रतिरोध किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अश्वशक्ति बराबर संपूर्ण खिंचाव केजी इंटू चाल मीटर प्रति मिनट बटे 4500। यंत्रों की कार्य क्षमता हेक्टेयर में, ये बराबर WSH अपान यहाँ पे 1000 होना चाहिए, गलत हो गया, WSH बटे 1000 गुणे 100 माइनस 25 समय नष्ट बटे 100। यहाँ W क्या है? यंत्र की कुल चौड़ाई सेंटीमीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, S बराबर H जो है समय घंटे में। बेड़ी, ढेकली, दोन, चेन पंप, हैंडपंप हस्तचालित सिंचाई के यंत्र हैं। विकेंद्रीय अपकेंद्रीय पंप, टरबाइन पंप, सबमर्सिबल पंप विद्युत चालित सिंचाई के यंत्र हैं। विकेंद्रीय पंप में इम्पेलर, आवरक, स्टपिंग बॉक्स, शाफ्ट बियरिंग, कपलिंग, आधार प्लेट, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, फुट वाल्व, गेट वाल्व, चेक वाल्व ये प्रमुख भाग होते हैं। विकेंद्रीय पंप भौम स्तर यानी वाटर टेबल से जो पानी का लेवल होता है 6.5 मीटर की सक्शन ऊंचाई यानी चूषण ऊंचाई तक पानी उठा सकता है। पंप 4.5 मीटर, शोषण शीर्ष से अधिक शीर्ष पर पंप की दक्षता और निस्सरण कम हो जाती है। विकेंद्रीय पंप की दक्षता 75 से 88% तक होती है। खुला इम्पेलर, अर्धखुला इम्पेलर, अवरोधी इम्पेलर तथा बंद इम्पेलर ये सभी इम्पेलर के प्रकार हैं। इनमें से क्लोज्ड या बंद इम्पेलर की कार्यक्षमता सबसे अधिक होती है। डिफ्यूजर टाइप के केसिंग का प्रयोग टरबाइन पंप में किया जाता है। पंप की चाल बहुत अधिक होने या पंप की चाल कम होने से पंप पानी नहीं उठाता। पंप से पानी उठाने के लिए जितनी अश्वशक्ति की आवश्यकता होती है उसे जल अश्वशक्ति या वाटर हार्स पावर कहते हैं। ये भी पूछता है कि टरबाइन पंप कितनी मीटर गहराई से पानी उठाता है? 300 मीटर गहराई से। पानी 300 मीटर गहराई तक टरबाइन पंप पानी उठा सकता है। पानी को अधिक गहराई से उठाने के लिए टरबाइन पंप तथा जल प्लवनीय पंप
यानी समर्सिबल पंप का प्रयोग किया जाता है। नलकूप 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्ट्रेनर नलकूप, दूसरा कैविटी नलकूप, तीसरा झिर्रीदार नलकूप। हाइड्रोलिक रोटरी विधि द्वारा 1000 मीटर गहराई तक बोरिंग किया जाता है। वायु दहन इंजनों में ईंधन का दहन इंजन से बाहर किया जाता है, जैसे रेल का भाप इंजन। अंतर्दहन इंजनों में ईंधन का दहन इंजन के अंदर दहन कक्ष में किया जाता है। इन इंजनों की ऊष्मा दक्षता अधिक होती है। यदि इंजन में शक्ति पिस्टन के 4 स्ट्रोक में उत्पन्न होता है तो इस प्रकार के इंजन को 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहते हैं। यदि इंजन में शक्ति पिस्टन के 2 स्ट्रोक में उत्पन्न होता है तो इस प्रकार के इंजन को 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन कहते हैं। पिस्टन और सिलेंडर की दीवारों के बीच जो खाली स्थान होता है उसे पिस्टन क्लियरेंस कहते हैं। कैमशैफ्ट गियर के 2 चक्कर घूमने पर कैमशैफ्ट 1 चक्कर घूमती है। कैमशैफ्ट के 1 चक्कर पूरा होने पर एक बार इंटेक वाल्व खुलता है और एक बार एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, इसलिए कैमशैफ्ट के गियर की हाफ टाइमिंग गियर भी कहते हैं। कैमशैफ्ट के गियर को हाफ टाइमिंग गियर भी कहते हैं। डीजल इंजन में इंटेक स्ट्रोक में केवल हवा ही सिलेंडर के अंदर ली जाती है और पेट्रोल इंजन में हवा और पेट्रोल का मिश्रण इंटेक स्ट्रोक में लिया जाता है। डीजल इंजन में फ्यूल का दहन कंप्रेशन दहन प्रणाली के अंदर होता है और पेट्रोल इंजन में फ्यूल का दहन स्पार्क इग्निशन प्रणाली के अंतर्गत होता है। इंजन में उपस्थित सिलेंडर के व्यास को बोर या सिलेंडर का बोर कहते हैं। जब पिस्टन सिलेंडर हेड की ओर चलता हुआ जिस स्थान पर रुक जाता है उस स्थान को ऊपरी निष्क्रिय स्थिति कहते हैं। पिस्टन सिलेंडर में नीचे की ओर आता हुआ जिस स्थान पर रुक जाता है उसको निचली निष्क्रिय स्थिति कहते हैं। और पिस्टन सिलेंडर में नीचे से ऊपर की ओर जाने में तथा ऊपर से नीचे की ओर आने में सिलेंडर के अंदर जितनी दूरी चलता है उसे 1 स्ट्रोक कहते हैं। अंतिम पॉइंट है, सिलेंडर में पिस्टन की ऊपरी निष्क्रिय स्थिति से ऊपर जितना आयतन शेष रहता है जिसमें पिस्टन नहीं जा पाता उस आयतन को क्लियरेंस वॉल्यूम या क्लियरेंस आयतन कहते हैं। तो इस प्रकार ये कृषि अभियंत्रण से संबंधित कुछ टेक्निकल टर्म थे जिसको आप रिवाइज करिए। ये बोर्ड एग्ज़ाम या अनकम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।